नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम किसान आंदोलन के विषय में पढ़ रहे थे कि किस तरीके से किसान आंदोलन शुरू हुआ था और इस किसान आंदोलन का जो प्रथम चरण का विद्रोह था उसके विषय में पढ़ा था। जो प्रथम चरण का किसान आंदोलन था वो 1757 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी के बीच के समय अवधि में जो आंदोलन हुआ उसके विषय में हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे जो द्वितीय चरण का किसान आंदोलन होता है 1857 ईस्वी के बाद का किसान आंदोलन, उसके विषय में हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं 1857 के बाद जो पहला किसान आंदोलन था वो था नील विद्रोह। तो नील विद्रोह के विषय में समझते हैं। नील विद्रोह से जो द्वितीय चरण का किसान आंदोलन है उसका प्रारंभ होता है। 1857 के बाद भारतीय किसानों ने कई समस्याओं का सामना किया ब्रिटिश शासन के दौरान, और समय समय पर किसान अपने मुश्किलों को लेकर के उसके ऊपर जो शासन चल रहा था उससे जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसके विरुद्ध विद्रोह किया। पर 1857 ईस्वी के बाद भी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं बदलती है और किसान की समस्या बनी रहती है। तो किसान समय समय पर फिर से आंदोलन करता है। तो आज के इस वीडियो में हम 1857 ईस्वी के बाद जो किसान आंदोलन हुआ उसके विषय में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो नील विद्रोह था ये कब हुआ, अगर हम इनकी समय को देखें तो ये वर्ष 1859 एवं 60 के बीच हुआ था। ये किसान आंदोलन भी कहाँ पे हुआ था, अगर इस किसान आंदोलन के क्षेत्र की बात करें तो ये आंदोलन भी बंगाल में ही हुआ था। बंगाल के आसपास के क्षेत्र में ही हुआ था नील विद्रोह भी। नेता की बात करें तो विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास। जो नील विद्रोह है इसका नेता था विष्णुचरण विश्वास एवं दिगंबर विश्वास। तो ये जो किसान आंदोलन है जिसको नील विद्रोह नाम दिया गया 1859 से लेकर के 1860 में आज का जो बंगाल प्रांत है उसमें हुआ था, और किसान के कई सारे समस्या थे जिसको हम समझेंगे। अगर हम विद्रोह के कारण को देखें कि इस विद्रोह का कारण क्या था, विद्रोह के कारण तो किसान को नील के खेती के लिए मजबूर किया जा रहा था। किसान को नील के खेती के लिए मजबूर किया जा रहा था। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इस चीज को समझा था कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी व्यापारिक हित के लिए भारतीय किसान को अधिक से अधिक व्यापारिक फसलों के उत्पादन के लिए मजबूर कर रहा था, और इसमें कपास, नील और चाय ये सब प्रमुख था। तो क्या होता है कि बंगाल के किसान को नील की खेती के लिए मजबूर किया जा रहा था, और नील की खेती में सबसे बड़ी खराबी ये होता है कि एक बार जिस खेत में नील को लगा दिया जाता है उस खेत की उर्वर शक्ति कम हो जाता है, उनका जो उत्पादन की क्षमता है वो कम हो जाता है। इसके वजह से किसान जब अनाज की खेती लगाते हैं, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, इन चीजों की जब खेती लगाते हैं तो इसका उत्पादन नहीं के बराबर होता है। इससे किसान को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो क्या किया कि किसान ने नील की खेती के लिए जब मजबूर किया गया बंगाल के किसान को, तो दो नेता थे, एक दिगंबर विश्वास और दूसरा विष्णु विश्वास। उसके नेतृत्व में किसान ने विद्रोह किया। और अब समझते हैं कि इस विद्रोह की प्रकृति क्या थी, किस तरीके से किसान ने विद्रोह किया। तो किसान नील के विरोध में, नील की खेती के विरोध करने के लिए क्या किया कि स्थानीय
जो नील का कारखाना था उस पर हमला करना शुरू कर दिया। विद्रोह की प्रकृति, विद्रोह की प्रकृति किस तरीके से किया, तो जो नील की खेती था, नील के कारखाना पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। जिस जगह पर नील तैयार होता था, किसान में दो नेता, एक तो विष्णु विश्वास और दूसरा दिगंबर विश्वास, उसके नेतृत्व में जो नील के कारखाना था वहां पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और इस तरीके से नील विद्रोह की शुरुआत होती है 1859 में बंगाल में। अब देखिए इसका परिणाम क्या हुआ, ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या रहा। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार ने इस विद्रोह को किस तरीके से दबाया या खत्म किया। अगर हम ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया को देखें तो सरकार ने क्या किया कि एक कमीशन 1859 में बनाया, इंडिगो आयोग। इंडिगो आयोग का गठन कब किया गया, 1859 में। तो जो नील विद्रोह शुरू हुआ था, इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए सरकार ने इंडिगो आयोग का गठन किया और ये आयोग इस बात की जांच किया कि किसान को नील की खेती करने से किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और तब जाकर के क्या हो गया कि सरकार ने जो नील उत्पादक किसान है उसके कुछ मांगों को स्वीकार किया और इस तरीके से ये विद्रोह खत्म हो गया। अगर हम नील विद्रोह की बात करें तो इसका सबसे जो अच्छा वर्णन देखने को मिलता है वो जो दीनबंधु मित्र का पुस्तक है नील दर्पण। अगर हम पुस्तक की बात करें कि किस पुस्तक में इस चीज की जानकारी मिलती है, तो एक पुस्तक है नील दर्पण। नील दर्पण ये किसका पुस्तक है, दीनबंधु मित्र का। दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित पुस्तक नील दर्पण में जो नील विद्रोह हुआ था उसकी जानकारी हमें मिलता है। तो 1857 का जो महाविद्रोह हुआ था जिसके बारे में हम आगे समझेंगे, उसके बाद जो पहला किसान आंदोलन था वो नील विद्रोह था जो बंगाल में हुआ था। अब जो नेक्स्ट किसान विद्रोह है वो है दक्कन दंगा। जो दक्कन का क्षेत्र है उस क्षेत्र में किसान ने अपनी समस्याओं के कारण विद्रोह किया था जो बाद में दंगा में परिवर्तित हो गया था। दक्कन दंगे, दक्कन दंगे, ये जो दक्कन दंगे हैं ये भी किसानों की समस्या से जुड़ा हुआ ही घटना था जिसके विषय में हम देखते हैं क्या था। ये हुआ था कब, 1875 में। अगर वर्ष की बात करें तो 1875 में क्षेत्र की दक्कन दंगा किस क्षेत्र में हुआ था, तो दक्कन दंगा ये हुआ था दक्कन, जो दक्कन प्रांत था। दक्कन में क्या सब आता था, पूना, सतारा एवं अहमदनगर। अहमदनगर का जो क्षेत्र था ये दक्कन क्षेत्र में आता था और इस क्षेत्र के किसानों ने क्या किया कि दक्कन विद्रोह किया था, दक्कन दंगा हुआ था। अगर हम कारण को समझें तो इसका जो सबसे बड़ा कारण था वो कपास उत्पादन से संबंधित था। कपास उत्पादन, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में जो कपास की खेती होती है वो बड़े पैमाने पर होता है। तो शुरू में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक हित के लिए क्या किया कि किसानों को प्रोत्साहित किया ताकि वो कपास का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके
और जब किसानों ने उत्पादन किया तो कुछ समय किसान को, कुछ सालों तक किसान को अच्छा मुनाफा भी हुआ। पर क्या होता है कि कुछ समय के पश्चात 1875 ईस्वी के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता है, या ब्रिटेन क्या करता है कि कपास का आयात जो उसका अमेरिका था वहां से करना शुरू कर दिया। और इस वजह से क्या हो गया कि भारत का जो कपास है इसका निर्यात कम हो गया, और निर्यात कम होने की वजह से किसान को सही कीमत नहीं मिल रहा था। इससे किसान के अंदर एक रोष की भावना थी, गुस्सा की भावना थी। दूसरा क्या हो गया कि इस क्षेत्र में जमींदारों की बहुत प्रभाव पड़ रहा था, और इस वजह से जो जमींदार थे, जमींदार क्या करते थे कि जब किसान सही तरीके से अपना कर नहीं देते थे तो उसके जमीन पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। साहूकार एवं जमींदार का बढ़ता प्रभाव। तो क्या हो गया कि जब किसान का जो उसका कपास सही तरीके से नहीं बिक रहा था, दूसरी तरफ जमींदार और किसान बार बार उसको परेशान करते थे आर्थिक रूप से। जमींदार उससे टैक्स वसूलते थे और जो साहूकार है उनको कर्ज देते थे, और दोनों मिलकर के क्या करते थे कि किसान अगर बाद में कर्ज पूरा नहीं कर पाता था तो किसान की जमीन को अपने कब्जे में ले लेते थे, अपने नियंत्रण में ले लेते थे। इस वजह से भी किसान इस क्षेत्र के गुस्से में थे, आंदोलन करने के लिए तैयार थे। अब देखिए होता क्या है कि किस तरीके से किसान इस विद्रोह को शुरुआत करता है। विद्रोह की प्रकृति को समझते हैं। किसान को एक चीज ये महसूस हो रहा था कि उसके समस्याओं का जो सबसे बड़ा कारण है वो साहूकार एवं जमींदार है। विद्रोह की प्रकृति, विद्रोह की प्रकृति। किसान ने क्या किया कि साहूकारों एवं जमींदारों के संपत्ति पर हमला करना शुरू कर दिया। संपत्ति पर हमला करना शुरू कर दिया। चूंकि जमींदार और जो साहूकार थे इनको सपोर्ट कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कंपनी ने इसको बचाने के लिए क्या किया कि अपना सेना भेज दिया। इस वजह से इस क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और किसान के बीच एक झड़प शुरू हो जाता है, हिंसक झड़प शुरू होता है, और कई लोग मारे भी जाते हैं। अब देखते हैं कि सरकार की प्रतिक्रिया क्या रहा। तो सरकार ने क्या किया, सरकार के प्रतिक्रिया, सरकार सबसे पहले हिंसक तरीके से इस चीज को खत्म करने का प्रयास करता है, और जब ये विद्रोह बढ़ता चला जाता है तो अंत में किसान को, सरकार को एक चीज महसूस होता है कि इस आंदोलन को हिंसक तरीके से नहीं दबाया जा सकता है। फिर उन्होंने एक एक्ट बनाया, कब, 1819 में, और उस एक्ट बना करके क्या किया, 1879 में, और इस एक्ट के द्वारा जो किसान की जमीन साहूकार जो कर्ज दे करके हड़प लेते थे, इससे सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया। अब देखते हैं पाबना आंदोलन। ये भी एक किसान आंदोलन था। किसान अपने समस्याओं के कारण एक विद्रोह शुरू करता है, जिस विद्रोह को नाम दिया जाता है पाबना आंदोलन। पाबना आंदोलन, पाबना आंदोलन, ये जो पाबना आंदोलन है, अगर इसके हम वर्ष की बात करें कि किस वर्ष ये विद्रोह शुरू हुआ, तो 1873 से लेकर के 1885 ईस्वी का समय काल इस आंदोलन का रहा था।
1885। और अगर हम क्षेत्र की बात करें कि किस क्षेत्र में ये आंदोलन चला था, तो ये आंदोलन भी जो पावना डिस्ट्रिक्ट था उस समय बंगाल का, वहां पे ये आंदोलन चला था, वहां पे ये आंदोलन शुरू हुआ था। और अगर इस आंदोलन के नेता की बात करें तो नेता थे ईशान चंद्र रॉय और शंभूनाथ पाल। और शंभूनाथ पाल ये दो नेता थे पावना आंदोलन का। इसमें भी किसान अपने समस्या को लेकर के सरकार के विरुद्ध विद्रोह करता है और क्या होता है कि अंत में सरकार इस आंदोलन को दबा देता है। अगर हम विद्रोह के कारण को देखें कि इस विद्रोह का कारण क्या था, तो किसान ने क्या किया कि लगान विरोधी संघ का निर्माण किया। किसान लगान विरोधी संघ का निर्माण किया, विरोधी संघ का निर्माण किया। किसान से बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जाता था और इस टैक्स की राशि को चुकाने में किसान समर्थ नहीं थे, इसलिए किसान ने एक संघ बनाया जिसको कहा गया कि लगान विरोधी संघ। और इस संघ बना करके सरकार के प्रति, सरकार की नीतियों के प्रति विद्रोह करना किसान ने शुरू कर दिया। और इन्होंने क्या किया कि जो अवैध संपत्ति था, खास करके अवैध संपत्ति पर कब्जा, संपत्ति पर कब्जा, क्योंकि किसान का एक संगठन था ये, तो किसान ने अवैध संपत्ति पे कब्जा करना शुरू कर दिया। जो अधिक राजस्व वसूलने वाले जमींदार थे उस पर हमला करना शुरू कर दिया। अब हम समझते हैं कि किसान आंदोलन में सबसे प्रमुख आंदोलन में से एक चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आंदोलन के साथ भारत के राजनीति में महात्मा गांधी की राजनीतिक करियर की शुरुआत होता है। भारत के राजनीति में महात्मा गांधी अपना जीवन शुरुआत करता है। तो अब हम समझते हैं किसके बारे में, तो चंपारण आंदोलन के बारे में, या चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। ये जो चंपारण आंदोलन है या चंपारण सत्याग्रह इसको नाम दिया जाता है, अगर इसके समय को देखें तो 1917 से लेकर के 1918 ईस्वी के बीच ये आंदोलन चला था। और अगर क्षेत्र की बात करें क्षेत्र, तो चंपारण कहाँ, बिहार। यही वो आंदोलन था जब महात्मा गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले पहचान भी मिली थी और एक सफल उसका ये नेतृत्व था। नेता की बात करें तो मुख्य नेता तो गांधी जी था ही, गांधी, साथ में और भी नेता थे जैसे राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, और को नेता थे ब्रजकिशोर प्रसाद। ब्रजकिशोर प्रसाद पर मुख्य रूप से गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन की शुरुआत हुआ है। हम गांधी के बारे में जब आगे पढ़ेंगे, क्योंकि भारत के राजनीति में गांधी का योगदान महत्वपूर्ण है, तो एक समय काल में गांधी युग को हम पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे कि गांधी जी के द्वारा जो भी आंदोलन किया गया या जिस भी आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया उसका परिणाम किस तरीके से रहा, वो आंदोलन किस तरीके से चला, तो वहां पे इसको विस्तृत पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि ये आंदोलन इस तरीके से चला था और इस आंदोलन के पीछे के कारण क्या था। इस आंदोलन के पीछे का कारण भी नील का खेती था, इंडिगो फार्मिंग। इस आंदोलन के पीछे के कारण,
क्या था कि नील की खेती के लिए तीन कठिया व्यवस्था, नील की खेती के लिए 3 कठिया व्यवस्था। इसमें क्या होता था कि किसान को अपने जमीन के कुल हिस्से का 3 हिस्सा पर क्या करना पड़ता था, उसको नील का खेती करना पड़ता था। यानी कि अगर किसी किसान के पास 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा मतलब 20 कट्ठा जमीन है, तो उसके 3/20 हिस्सा पर किसान को नील का खेती करना पड़ता था। और चूंकि ये सब किसान के लिए करना जरूरी था और नील की खेती करने पर एक तो मेहनत बहुत ज्यादा लगता था, दूसरा नील की खेती करने के बाद जो कृषि उत्पादन है उस भूमि का वो कम हो जाता था। इस वजह से किसान को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और ये टाइम कब का है, 1917 और 1918 का टाइम है। इस समय पर क्या होता है कि जर्मनी में एक आर्टिफिशियल नील का आविष्कार होता है, यानी कि कृत्रिम नील अब बनाया जाना शुरू हो चुका है। कहाँ पे, जर्मनी में। इस वजह से धीरे धीरे जो प्राकृतिक नील है, जो भारत से क्या किया जाता था कि इंपोर्ट किया जाता था यूरोप, इसकी मांग कम हो जाती है। तो क्या होता है कि जो जमींदार थे वो ये चाहता था कि किसान अगर नील की खेती छोड़ना चाहते हैं तो उस पर ज्यादा से ज्यादा कर्ज टैक्स लगाया जाता था, राजस्व लगाया जाता था। इस वजह से किसान ने क्या किया कि विद्रोह किया और गांधी जी के नेतृत्व में, और बाद में किसान एक आयोग बनाता है और इस आयोग में कई तरह के सुझाव दिया जाता है और इस सुझाव को फिर मान लिया जाता है और इस तरह से ये आंदोलन खत्म हो जाता है। और इस आंदोलन के साथ जो गांधी जी का भारत के इतिहास में शुरुआत एक तरह से होता है उसकी राजनीतिक जीवन का। अब जो अगला किसान आंदोलन है वो कौन सा है, वो है खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह या खेरा किसान आंदोलन। इस किसान आंदोलन का भी समय कब है, 1918 में। और ये कहाँ पे है, अगर क्षेत्र की बात करें तो गुजरात के खेरा जिला, गुजरात का के जो खेरा जिला था उस समय यहाँ पे हुआ था। यहाँ भी किसान कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा था और इस समस्या को खत्म करने का प्रयास करता है कौन, गांधी जी। इस आंदोलन के नेता की बात करें तो गांधी जी तो था ही, गांधी जी एवं सरदार पटेल। इस आंदोलन का नेतृत्व किया था गांधी जी और सरदार पटेल। और सरदार पटेल भी इस आंदोलन के बाद काफी प्रसिद्ध हुए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने लंबे समय तक अपना सक्रिय भूमिका भी निभाया। इस आंदोलन के पीछे के कारण को देखें तो क्या था कि इस वर्ष खराब मौसम के कारण कृषि का उत्पादन कम हुआ था। कारण को देखें कि इस किसान आंदोलन के पीछे का कारण क्या था, खराब कृषि, खराब फसल के बावजूद भू राजस्व की वसूली, भू राजस्व की वसूली, यानी कि फसल का उत्पादन खराब हुआ था, इसके बावजूद भी किसानों से भू राजस्व की राशि वसूला जाता था। इस वजह से किसान के अंदर एक असंतोष की भावना था सरकार के प्रति। तो क्या होता है कि आंदोलन किया जाता है और जब गांधी जी के नेतृत्व में, और सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही हम उसको समझते हैं। सरकार की प्रतिक्रिया, सरकार ने शुरू में इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, किसानों की बात को मानने से इनकार कर दिया। पर किसान जब लंबे समय तक आंदोलन करते रहे
तो सरकार ने अपने अधिकारियों को कहा कि वो भू राजस्व की दर अब कम कर दे। सरकार की अधिकारी को आदेश दिया गया कि सरकार किसान की भू राजस्व की दर कम कर दिया है, तो किसान को अब जो पुराने भू राजस्व है उतना नहीं दे करके कम भू राजस्व देना पड़ेगा। तो इस तरीके से खेरा किसान आंदोलन था, जिसमें कि गांधी जी और सरदार पटेल ने सक्रिय भूमिका निभाया था। अब देखते हैं एक और किसान आंदोलन जिसको कहते हैं एक्का आंदोलन। एक्का आंदोलन एक्का आंदोलन इस आंदोलन की अगर हम समय की बात करें तो ये कब होता है? ये आंदोलन होता है 1921 ईस्वी में। और क्षेत्र की बात करें तो अवध। अवध मतलब उस समय की, आज का यूपी हो गया, और उस समय की जो संयुक्त प्रांत थे उसमें। इस आंदोलन के पीछे की कारण क्या था? अगर हम कारण को समझें तो इस आंदोलन के पीछे के कारण था अनाज की कमी। अनाज की कमी पर टैक्स जो होता था, जो कृषि कर था, उसमें किसी तरह की कमी नहीं किया गया था। इसकी वजह से किसान ने क्या किया कि सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू किया गया और इसको एक्का आंदोलन नाम दिया गया। अब जो अगला किसान आंदोलन है वो है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह मोपला विद्रोह अगर इस विद्रोह की हम वर्ष की बात करें तो ये भी विद्रोह होता है 1921 में। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें कि किस क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था, तो यह विद्रोह हुआ था मालाबार क्षेत्र। मालाबार क्षेत्र कहाँ पे? केरल में। और इस विद्रोह के पीछे की कारण क्या था? देखिए, ये विद्रोह शुरू में किसान आंदोलन के रूप में शुरू होता है, पर आगे चल करके धार्मिक वजह से एक धार्मिक दंगा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें क्या था कि कारण अगर समझे तो जो जमींदार लोग थे वो थे हिंदू, एवं जो काश्तकार थे या किसान आप मान ले, जो मोपला लोग थे, ये मोपला एक मुस्लिम समुदाय थे, मुस्लिम समुदाय, ये किसान थे। तो इन्होंने क्या किया कि चूंकि जमींदार बहुत ज्यादा इनसे टैक्स वसूलते थे, इस वजह से इन्होंने क्या किया कि जमींदार के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू किया। पर कुछ ही सालों में ये आंदोलन की प्रकृति किसान आंदोलन से बदल करके हिंदू मुस्लिम लड़ाई के रूप में बदल जाता है और इसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है। अगर विद्रोह की प्रकृति की बात करें विद्रोह की प्रकृति तो एक किसान आंदोलन के रूप में शुरू होता है। आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, पर आगे चल करके ये क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम दंगा में परिवर्तित हो जाता है। इसके वजह से इस आंदोलन में बड़ी संख्या में लोगों को मारा जाता है। लगभग ऐसा माना जाता है कि 10,000 लोग मारे गए थे और बहुत सारे हिंदू लोगों को या तो उस क्षेत्र से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा या फिर उसको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा।
और देखिए ये 1921 का समय है और इसी समय पे हमारे देश में एक आंदोलन शुरू होता है, एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है, खिलाफत और सहयोग आंदोलन, जो हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शा रहा था। पर इस क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम के बीच काफी विवाद होते हैं, दंगा होते हैं, बहुत सारे हिंदू लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे मुस्लिम लोग मारे जाते हैं और अंत में सरकार ने इस विद्रोह को खत्म करने के लिए दमन का नीति अपनाया और कई सारे विद्रोहियों को या तो सार्वजनिक रूप से फांसी दिया गया या फिर उन्हें जेल में भर करके मतलब यातना दी गई। अब जो किसान आंदोलन है वो है बारदोली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह ये कब हुआ था? अगर हम इसके वर्ष को देखें तो 1928 में बारदौली सत्याग्रह 1928 में। क्षेत्र की बात करें तो गुजरात में हुआ था और नेतृत्व तो इस आंदोलन में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका था वो था वल्लभ भाई पटेल का। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन के पीछे की क्या कारण था? तो अगर हम कारण को समझे तो अकाल एवं बाढ़ के पृष्ठभूमि में अकाल एवं बाढ़ के बावजूद जो टैक्स रेट था टैक्स रेट 22% बढ़ा दिया गया था। इस समय पे इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा बाढ़ एवं अकाल आए थे, इसके बावजूद भी सरकार ने क्या किया कि टैक्स की रेट को बढ़ा दिया, कर के दर को बढ़ा दिया। इस वजह से किसान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक लंबे समय तक संघर्ष किया और अंत में यह आंदोलन खत्म होता है। और इस आंदोलन में किसान की क्या मांगे थी? किसान की मुख्य मांगे यही थी कि सबसे पहले जो टैक्स की राशि है उसको कम किया जाए और उसके टैक्स को माफ किया जाए कुछ सालों के लिए। तो बारदोली सत्याग्रह में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल था वो सरदार पटेल का था। इन्होंने किसानों को लंबे समय तक एकत्रित करके रखा, उसको संगठित करके रखा और अंततः किसानों के मांग को कंपनी को मानना पड़ता है, सरकार को मांगना पड़ता है और तब जाकर के ये आंदोलन समाप्त हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन थे जो द्वितीय चरण के किसान आंदोलन के रूप में जाने जाते हैं, जो 1857 ईस्वी के बाद शुरू हुआ था। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।